नमस्कार। यूनिटी 3D में बूलियंस का उपयोग करके ट्रांजिशन को कैसे एनिमेट करें पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह यूनिटी के एनिमेशन सिस्टम पर ट्यूटोरियल्स की एक श्रृंखला की निरंतरता है। पिछले वीडियो में हमने एनिमेटर और उसके गुणों के बारे में चर्चा की थी जो खिलाड़ी के चरित्र को एक डिफ़ॉल्ट एनिमेशन देता था। लेकिन हम एनिमेशन के साथ और अधिक कर सकते हैं, जैसे एक अलग एनिमेशन चलाने के लिए उपयोगकर्ता से इनपुट लेना। यह आपके गेम में होने वाली कोई घटना भी हो सकती है जिसे चलाने के लिए एक अलग एनिमेशन की आवश्यकता होती है। यह एनिमेटर और एक स्क्रिप्ट में परिभाषित इवेंट्स का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। हम इस ट्यूटोरियल में दोनों पर चर्चा करेंगे। हमारे पिछले ट्यूटोरियल में जब गेम खेला जाता है तो हमने अपने कैरेक्टर पर एक डिफ़ॉल्ट आइडल एनिमेशन प्ले किया था। एक खेल के दौरान हम चाहते हैं कि हमारा चरित्र तब चले जब कीबोर्ड पर कुंजी W दबाया जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एनिमेशन ट्रांजिशन और प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग पर चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। हमारे पास एनिमेटर में एक डिफ़ॉल्ट एनिमेशन स्थिति है जो खेल शुरू होने पर खेली जाती है। जहां तक एनिमेशन की बात है तो आइए देखें कि हम कहां खत्म हुए। गेम खेलने पर यह डिफ़ॉल्ट निष्क्रिय ब्रीदिंग एनिमेशन है जो खेला जाता है। नारंगी में यह बॉक्स डिफ़ॉल्ट एनिमेशन स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है जो खेल में प्रवेश करने पर लागू हो जाता है और इस ट्रांजिशन लाइन द्वारा प्रविष्टि से निष्क्रिय होने का प्रतिनिधित्व करता है। वॉक एनिमेशन चलाने के लिए हमें वॉक एनिमेशन .bx या obj फाइल इंपोर्ट करनी होगी। चरित्र और एनिमेशन वाली .bx फाइलें या obj फाइलें कैसे प्राप्त करें, यह जानने के लिए कृपया मेरे पिछले ट्यूटोरियल देखें जो इस यूनिटी के एनिमेशन सिस्टम श्रृंखला का हिस्सा हैं। मैंने नीचे दिए गए विवरण में इन ट्यूटोरियल्स का लिंक प्रदान किया है। इस बिंदु पर मुझे लगता है कि आपके पास चरित्र के साथ एक फाइल है और सभी एनिमेटर प्रॉपर्टीज के साथ चरित्र पर लागू एनिमेटर घटक के साथ एक वॉक एनिमेशन है। यदि आप नहीं चाहते हैं और उसी की समझ रखना चाहते हैं तो मैं नीचे दिए गए विवरण में एनिमेटर का उपयोग करके मानव चरित्र को एनिमेट करने के ट्यूटोरियल का लिंक भी प्रदान कर रहा हूं। तो वॉक एनिमेशन को स्थापित करने के लिए पहला कदम वॉक एनिमेशन के साथ .bx फाइल को आयात करना है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि ह्यूमन म्यूश प्रॉपर्टी रखने के लिए हमें फाइल की आवश्यकता नहीं है। आइए इस फाइल वॉक पर एक नज़र डालते हैं जिसे मैंने पहले ही अपने प्रोजेक्ट में आयात कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई म्यूश प्रॉपर्टी नहीं है। फाइल में आर्मेचर और एनिमेशन शामिल हैं। चूंकि यह फाइल आधार .bx फाइल के अवतार का उपयोग करने जा रही है, पिछले ट्यूटोरियल में चर्चा की गई है। एनिमेटर पर हम अवतार की परिभाषा को कॉपी फ्रॉम अदर मॉडल करने के लिए सेट करते हैं और मानव अवतार का संदर्भ प्रदान करते हैं जिसे हमने पहले ही पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था। मैं अवतार को ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा और इसे ऐसे ही असाइन कर दूंगा। हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एनिमेशन प्रकार ह्यूमनॉइड पर सेट है। फिर हम पुष्टि करने के लिए इन परिवर्तनों को लागू करते हैं। अब हमारी फाइल सेट हो गई है। अब हम एनिमेशन को प्रोग्रामेटिक रूप से नियंत्रित करने के लिए एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं। हम ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करते हैं और नई स्क्रिप्ट की खोज करते हैं और नई स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं। हम तब स्क्रिप्ट टाइप करते हैं और स्क्रिप्ट को एनिमेशन के रूप में एक नाम देते हैं। क्रिएट एंड ऐड पर क्लिक करने पर स्क्रिप्ट बन जाएगी। मेरे पास स्क्रिप्ट तैयार है जिसके बारे में हम अभी विस्तार से बात करेंगे। हम C# भाषा प्रोग्रामिंग के लिए विजुअल स्टूडियो आइड में स्क्रिप्ट खोलते हैं। C# प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट रूप से एक स्टार्ट फंक्शन और अपडेट फंक्शन होता है। स्टार्ट फंक्शन को केवल एक बार निष्पादित किया जाता है जबकि अपडेट को हर फ्रेम एग्जीक्यूट किया जाता है। हम पहले कैरेक्टर गेमजेक्ट से जुड़े एनिमेटर प्रॉपर्टी के संदर्भ को परिभाषित करते हैं। जब गेम शुरू होता है तब स्टार्ट फंक्शन में हमें गेमजेक्ट से जुड़ा एनिमेटर कंपोनेंट मिलता है। यहां परिभाषित गेमजेक्ट डिफ़ॉल्ट रूप से गेमजेक्ट है जो स्क्रिप्ट से जुड़ा हुआ है और जो हमारे मामले में कैरेक्टर है। एनिमेटर प्रॉपर्टी को वेरिएबल एनिम में संग्रहित किया जाता है। मैं एनिमेटर की पृष्ठभूमि देता हूं जो 4 प्रकार के पैरामीटरों में से किसी एक के पैरामीटर लेता है। यदि हम एनिमेटर विंडो में जाते हैं और फिर पैरामीटर टैब पर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि पैरामीटर टैब में यदि हम प्लस बटन पर क्लिक करते हैं तो हम किसी भी पैरामीटर प्रकार का उपयोग कर सकते हैं जिसमें फ्लोट, इंटीजर, बूलियन और ट्रिगर शामिल हैं। हम अपने मामले में बूलियन पैरामीटर का उपयोग करेंगे। चूंकि हमारे पास 2 एनिमेशन हैं, यहां हम 2 मापदंडों को परिभाषित करते हैं, एक आइडल के लिए और दूसरा वॉक के लिए। इन 2 मापदंडों को निष्क्रिय नाम से एक्सेस किया जा सकता है और C# स्क्रिप्ट में चल सकते हैं और खेल में स्थितियों के आधार पर हम एक एनिमेशन स्टेट को सक्रिय या निष्क्रिय करने वाले मापदंडों के लिए मान सेट कर सकते हैं।
इस प्रकार हम एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन में अंतर करते हैं। यह स्क्रिप्ट में कोड को देखकर स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए अपडेट फंक्शन में हम हर फ्रेम की जांच करते हैं कि यदि कीबोर्ड पर इनपुट कुंजी W को दबाया जाता है तो एनिमेशन को बदल दें। चूंकि हम बूलियन पैरामीटर का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम एनिमेटर एनिम के सेटबूल फंक्शन को कॉल करते हैं और आइडल पैरामीटर को गलत पर सेट करते हैं, जबकि यहां कोड के रूप में चलने वाले पैरामीटर को सही पर सेट करते हैं। हालांकि यदि कुंजी W जारी की जाती है और बनाई जाती है तो हम आइडल पैरामीटर को ट्रू और वॉक पैरामीटर को फॉल्स पर सेट करते हैं। आइए अब यूनिटी एडिटर पर वापस जाएं और खेल खेलें। हम देख सकते हैं कि खेल में प्रवेश करने पर चरित्र पर डिफॉल्ट आइडल एनिमेशन खेला जाता है। अब अगर मैं एनिमेशन को आइडल से वॉक के लिए स्विच करना चाहता हूं तो मैं W बटन दबाता हूं। जिस कोड पर हमने पहले चर्चा की थी वह इस कुंजी प्रेस को स्वीकार करेगा और एनिमेशन को आइडल से चलने के लिए सेट करेगा। लेकिन अब अगर मैं W बटन जारी करता हूं तो कोड समझ जाएगा और एनिमेशन को वापस आइडल कर देगा। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमें एनिमेटर विंडो में प्रत्येक ट्रांजिशन कॉम्बिनेशंस को परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसलिए यदि हम एनिमेटर विंडो पर वापस जाते हैं तो आप ट्रांजिशन को दिशा या तीर द्वारा दर्शाई गई रेखाओं के रूप में देख सकते हैं। जब तक हम यहां बदलावों को परिभाषित नहीं करते हैं तब तक खेल व्याख्या नहीं करेगा और ट्रांजिशन नहीं करेगा। हम अब ट्रांजिशंस के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे और उन्हें यहां एनिमेटर विंडो में कैसे कार्यान्वित किया जाता है। हम वॉक एनिमेशन स्टेट को हटा देंगे और बेहतर समझने के लिए ट्रांजिशन के साथ फिर से पुनर्निर्माण करेंगे। हम एनिमेशन स्टेट वॉक को फिर से एनिमेटर में वॉक क्लिप को ड्रैग ड्रॉप करके लाते हैं। फिर हम आइडल एनिमेशन स्टेट पर राइट क्लिक करके और मेक ट्रांजिशन का चयन करके ट्रांजिशन को परिभाषित करते हैं। एक लाइन बन जाएगी और माउस की मदद से इस लाइन को बढ़ाया जा सकता है। हम वॉक एनिमेशन स्थिति तक लाइन फैलाते हैं क्योंकि हमें आइडल से वॉक के लिए ट्रांजिशन करने की आवश्यकता होती है। वॉक एनिमेशन स्टेट में लाइन खुद को स्नैप करेगी। ट्रांजिशन की पुष्टि करने के लिए माउस बटन पर बायां क्लिक करें। चूंकि हमारा खेल चलने से आइडल अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए हम अब उल्टा भी करते हैं। हमने सबसे पहले वॉक स्टेट पर बायां क्लिक किया और उसे आइडल स्टेट में ड्रैग किया और कंफर्म करने के लिए ड्रैग एंड लेफ्ट क्लिक किया। आपको रेखा पर एक तीर भी दिखाई देगा जो मूल अवस्था से अंतिम अवस्था तक की गति को दर्शाता है। एनिमेशन ट्रांजिशन स्टेट मशीन को एक एनिमेशन स्टेट से दूसरे में स्विच करने या मिश्रण करने की अनुमति देता है। ट्रांजिशन न केवल स्टेट्स के बीच मिश्रण को कितना समय लेना चाहिए बल्कि यह भी परिभाषित करता है कि उन्हें किन परिस्थितियों में सक्रिय होना चाहिए। ट्रांजिशन के प्रॉपर्टीज देखने के लिए एनिमेटर विंडो में दो स्टेट्स को जोड़ने वाली ट्रांजिशन लाइन पर क्लिक करें। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो में दिखाई देते हैं। हम ट्रांजिशन को समायोजित करने के लिए प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे और यह वर्तमान और अगली स्थिति के बीच कैसे मिश्रित होंगे। बाहर निकलने का समय एक विशेष ट्रांजिशन है जो पैरामीटर पर भरोसा नहीं करता है। इसके बजाय यह स्टेट के सामान्यीकृत समय पर निर्भर करता है। बाहर निकलने के समय में निर्दिष्ट विशिष्ट समय पर परिवर्तन करने के लिए चेक करें। यदि बाहर निकलने का समय चुना गया है तो यह मान उस सटीक समय का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर संक्रमण प्रभावी हो सकता है। यह सामान्यीकृत समय में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए 0.75 के निकास समय का मतलब है कि पहले फ्रेम पर जहां 75% एनिमेशन खेला गया है, बाहर निकलने के समय की स्थिति सही है। अगले फ्रेम पर कंडीशन फॉल्स है। लूप वाले एनिमेशन के लिए प्रत्येक लूप में एक से छोटे निकास समय वाले ट्रांजिशन का मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए आप इसका उपयोग प्रत्येक लूप में एनिमेशन में उचित समय के साथ अपने ट्रांजिशन के समय के लिए कर सकते हैं। एक से अधिक निकास समय वाले ट्रांजिशंस का मूल्यांकन केवल एक बार किया जाता है, इसलिए उनका उपयोग निश्चित समय पर लूप की निश्चित संख्या के बाद बाहर निकलने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 3.5 के निकास समय के साथ एक ट्रांजिशन का मूल्यांकन 3.5 लूप के बाद एक बार किया जाता है। हम इन सेटिंग्स को यहां स्लाइडर्स को ले जाकर भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम हैज एग्जिट टाइम को अनचेक करते हैं। तो हम कहते हैं कि मैं स्लाइडर्स को इस तरह से स्थानांतरित करता हूं और अन्य ट्रांजिशन के लिए हम इस तरह से सेटिंग करते हैं कि एनिमेशन समय के साथ मिश्रित हो जाए। एक बार हो जाने के बाद हमें प्रत्येक स्टेट के लिए कंडीशन को परिभाषित करने की भी आवश्यकता है। तो इस ट्रांजिशन के लिए आइडल फॉल्स होगा और वॉक ट्रू होगा, और दूसरे के लिए ट्रांजिशन आइडल ट्रू होगा और वॉक फॉल्स। आइए हम खेल खेलें और देखें कि ट्रांजिशन कैसे काम करता है। W दबाने पर हम देख सकते हैं कि एनिमेशन समय के साथ मिश्रित होता है और तुरंत स्विच नहीं करता है। इस तरह हम यूनिटी में बूलियंस का उपयोग करके ट्रांजिशन को एनिमेट करते हैं। अधिक मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें और अधिक के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।